हेलो एवरीवन, हाय, दिस इज अखिलेश। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई अच्छे चल रही होगी। चलिए दोस्तों, मैं अखिलेश एक बार फिर आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज हम लोग अपने जो संसद था, पार्लियामेंट था, उसके लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। देखो, पार्लियामेंट इतना बड़ा है कि उसको 2-3 लेक्चर में कंप्लीट नहीं किया जा सकता है। अगर आप एक समग्र अध्ययन कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि इस चैनल पे आपको पूरी पॉलिटी का समग्र अध्ययन करना है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। थोड़ा बड़ा हो सकता है टॉपिक, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन हो सकती है, कुछ पॉइंट पे ज़्यादा चर्चा हो सकती है, तो इसलिए थोड़ा समय देना होगा। और यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूँ कि वही 150-200 बच्चे जो जुड़े हुए हैं, वही बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं जिनके पास टारगेट है कि मुझे यूपी पीसीएस या सिविल का एग्ज़ाम देना है या आरओ का एग्ज़ाम देना है, या जो भी बच्चे थोड़ा जानकारी गहराई से जानना चाहते हैं, उन सब के लिए ये चैनल कार्यरत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को पिछले कई सारे वीडियोस में हेल्प मिली है। चलिए, उसी की उम्मीद के साथ आज का हमारा जो अगला टॉपिक है संसदीय कार्यवाही के साधन, यानी जो संसद में कार्यवाही होती है उसके दौरान जो साधन का प्रयोग किया जाता है, किस आधार पे हमारे संसद में जो पार्लियामेंट है उसमें जो कार्यवाही होती है किस आधार पे होती है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं। तो पहली बात है कि संसद की भाषा क्या है, लैंग्वेज ऑफ पार्लियामेंट, यानी हमारी जो पार्लियामेंट है उसमें संसद की भाषा क्या है, किस किस भाषा पे हम चर्चा कर सकते हैं, किस किस भाषा पे चर्चा नहीं कर सकते, उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए ठीक है, तो देखते हैं हम जो पहला टॉपिक है, अगर ये पहले टॉपिक पे चर्चा करें यानी भाषा पर, तो हमारे यहाँ जो संसद की भाषा है मुख्यतः ये बताया गया हिंदी और कौन सी होगी, हिंदी और अंग्रेजी होगी, हिंदी और अंग्रेजी होगी। यानी हमारे यहाँ पे जो संसद की भाषा है वो हिंदी और अंग्रेजी को बताया गया है। और साथ साथ ये भी बताया गया कि पीठासीन अधिकारी की अनुमति के बाद कोई भी व्यक्ति अपनी स्थानीय भाषा का प्रयोग कर सकता है। यानी कि 2 ऑफिशियल लैंग्वेज बताई गई, हिंदी और अंग्रेजी। परंतु अगर जो पीठासीन अधिकारी, चाहे राज्यसभा का हो या लोकसभा का, उस अधिकारी की अनुमति के बाद कोई व्यक्ति अगर केरला का है तो वहाँ की लैंग्वेज बोल सकता है, अपनी आम भाषा को बोलने का उसके पास अधिकार मिल जाता है। और ये बताया गया कि सारी भाषाओं को उसको अनुवाद किया जाता है। ठीक है, यानी कि हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं को दोनों रूप से अनुवादित किया जा सकता है। कोई व्यक्ति है जो अंग्रेजी में लेक्चर दे रहा है, अंग्रेजी में बात रख रहा है, तो उसको हिंदी में भी अनुवादित किया जाएगा। कोई व्यक्ति है जो हिंदी में दे रहा है, उसको इंग्लिश में भी अनुवादित किया जाएगा। यानी हमारे यहाँ पे संसद की भाषा की बात करें तो मुख्यतः 2 भाषा हैं, एक कौन सी है, हिंदी है और अंग्रेजी है। प्राय ये माना जाता है, और आम भाषा भी बोल सकते हैं, लेकिन उसके लिए पीठासीन से क्या होनी थी, अनुमति लेनी पड़ती है, यानी अध्यक्ष से, सभापति से अनुमति लेनी पड़ती है। ठीक है, तो हिंदी और अंग्रेजी क्या है, 2 ऑफिशियल भाषा हैं। और बताया गया कि संविधान जो हमारा बनके तैयार हुआ उसकी पहली सभा से लेकर, यानी जो हमारी संसद की पहली सभा थी उससे लेकर आगामी 15 वर्षों तक क्या चलेगी, आगामी 15 वर्षों तक क्या चलेगा, अंग्रेजी चलेगी। उसके बाद वह स्वतः क्या हो जाएगी, स्वतः समाप्त हो जाएगी। यानी कि जब हमारा संविधान बना था या जब हमारी पार्लियामेंट का सेशन स्टार्ट हुआ था उस समय बताया गया कि आगामी 15 वर्षों तक हम अंग्रेजी में सुनवाई करेंगे। अब कहाँ, पार्लियामेंट में। ठीक है, अंग्रेजी की सुनवाई पार्लियामेंट में करेंगे, उसके बाद वह स्वतः समाप्त हो जाएगी। परंतु हुआ क्या, एक 1963 में क्या आता है, एक सूचना आती है, सूचना आती है 1963 में, और सूचना पत्र आता है, और इसी के माध्यम से इसको अनंत काल के लिए दोनों भाषाओं को बढ़ा दिया गया। अनंत काल तक के लिए दोनों भाषाओं को बढ़ा दिया गया, अनंत काल के लिए बढ़ा दिया गया। इसका मतलब कि 1965 में समाप्त होना चाहिए, तो 1950 से अगर 15 साल की बात करी जाए तो 1965 हो रहा है। 1965 में समाप्त होना था अंग्रेजी भाषा को, परंतु हुआ क्या, ये जो परंतु हुआ क्या, 1963 में यानी 13 साल बाद ही एक सूचना आ जाती है कि जो इंग्लिश है, जो अंग्रेजी भाषा है, उसको हम अनंत काल तक क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, ऐसा बताया गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, हमारे यहाँ संसद में वर्तमान समय में 2 आम भाषाएं, हिंदी है और अंग्रेजी है। हाँ, लेकिन गौर करने वाली बात यह भी है कि पीठासीन अधिकारी की अनुमति के बाद, पीठासीन अधिकारी के अनुमति के बाद
स्थानीय भाषा को भी स्वीकार किया जाता है। ठीक है, तो चलिए ये हमने क्या देखा, भाषा। भाषा कब देखी, 1965 तक क्या था, अंग्रेजी को स्वतः समाप्त होना था, परंतु 1963 में एक सूचना पत्र आता है जिसके माध्यम से दोनों भाषाओं को अनंत काल तक के लिए क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं अगला टॉपिक क्या है हमारा। अगला जो टॉपिक है, मंत्रियों एवं महान्यायवादी, जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, महान्यायवादी होते हैं, ये मंत्रियों एवं महान्यायवादी के अधिकार। तो पहली बात तो महान्यायवादी का आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल 76 बताया गया, देश का एक महान्यायवादी होगा, एवं मंत्रियों एवं महान्यायवादी के अधिकार। देखो प्रायः होता क्या है, हमारे यहाँ पे दो सदन है, एक राज्यसभा है, एक क्या है, लोकसभा है। तो राज्यसभा का मान लो कोई भी व्यक्ति, कोई भी मंत्री है जो राज्यसभा का है, जैसे कि आम भाषा में समझो एस जयशंकर, ये कौन है, एस जयशंकर कौन है, विदेश मंत्री हैं। और हमारे यहाँ जो अमित शाह हैं, ये क्या है, गृह मंत्री हैं। दोनों मंत्री हैं, दोनों लोग पद पे हैं, लेकिन अमित शाह कहाँ से चुनकर आए, लोकसभा से। एस जयशंकर कहाँ के सदस्य, राज्यसभा। हमारे यहाँ ये बताया गया है कि जो मंत्री होते हैं उनके पास ये अधिकार होता है, वो राज्यसभा का अगर सदस्य है तो लोकसभा में भी अपनी क्या कर सकता है, वहां पे चर्चा में भाग ले सकता है। राज्यसभा के व्यक्ति लोकसभा में चर्चा का भाग ले सकता है, यानी सीधी सी भाषा का है, राज्यसभा के जैसे एस जयशंकर साहब हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं, वो लोकसभा में क्या कर सकते हैं, चर्चा में भाग ले सकते हैं। उसी तरह अमित शाह लोकसभा के सदस्य हैं, वो भी क्या, राज्यसभा में चर्चा का भाग ले सकते हैं। परंतु अब कहें अगर वोट करने का अधिकार, तो वोट करने का अधिकार नहीं होता है, वोट करने का अधिकार नहीं होता, यानी वोट करने का अधिकार नहीं होता है। लेकिन हाँ, चर्चा में एक सदन का व्यक्ति, मंत्री के पास ही ये पावर होती, सिर्फ और सिर्फ मंत्री के पास पावर होती, चाहे वो राज्यसभा को चाहे लोकसभा को। दोनों सदनों के मंत्री अलग अलग सदन में बैठ सकते हैं, सदस्य भले नहीं है, लेकिन वो सदन में बैठने की उनके पास क्या होती है, पावर होती है। दोनों अदन बदल सकते हैं, लेकिन वो वोट नहीं कर सकते। मान लो अमित शाह राज्यसभा में वोट नहीं कर सकते, जयशंकर साहब लोकसभा में वोट नहीं कर सकते। ये तो हुआ मंत्री के बारे में। उसी तरह महान्यायवादी की बात करें तो महान्यायवादी भी राज्यसभा में और लोकसभा दोनों सदनों में बैठक में चर्चा ले सकता है, अपने सुझाव दे सकता है, लेकिन इसके सुझाव मानने के लिए कोई भी सभा, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, क्या कर सकता है, बाध्य नहीं है। ठीक है, जो महान्यायवादी होगा वो दोनों सदनों में बैठ सकता है, राज्यसभा लोकसभा, लेकिन खासियत क्या होगी, ये अपने सुझाव भी दे सकता है, लेकिन इसके सुझाव मानने के लिए ना तो राज्यसभा बाधित है ना तो लोकसभा बाधित है। ठीक है, और ना ही ये वोट कर सकता है, वोट का भी अधिकार नहीं है, यानी वोट का भी अधिकार नहीं है, वोट का भी अधिकार नहीं है इसको। ठीक है, तो इसका मतलब पावर तो समझ में आ गया कि इनके पास अधिकार क्या क्या है। दोनों सदनों की बैठक में भाग ले सकते हैं, दोनों सदनों की बैठक में चर्चा कर सकते हैं, अपने कुछ सुझाव दे सकते हैं, लेकिन क्या हो सकता है, वोट करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, कहां पर, दूसरे सदन में। जैसे कि अमित शाह को राज्यसभा में वोट करने का अधिकार नहीं है, जयशंकर साहब को लोकसभा में अधिकार नहीं। और ठीक है, महान्यायवादी को किसी में अधिकार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकता है, चर्चा में भाग ले सकता है। उसके बाद हमारे पास अगला पॉइंट आता है लेम डक सत्र। ये लेम डक सत्र क्या होता है, तो देखो सीधी सी भाषा है, हम कहते हैं कि देखो अभी मान लो 2024 का इलेक्शन आ रहा है, जो मोदी जी का। ठीक है, 2024 में भारत के प्रधानमंत्री का इलेक्शन है। ठीक है, यानी लोकसभा का इलेक्शन है। ठीक है, लोकसभा का इलेक्शन है। इसमें क्या होगा, जो अंतिम लोकसभा की बैठक होगी, मान लो कि निर्वाचन आयोग ने कह दिया 21 मई को 2024 को क्या होगी, वोटिंग होगी, शुरुआत हो जाएगी। तो मान लो इसकी जो अंतिम बैठक हुई वो हमने कह दिया अप्रैल में होगी, 22 अप्रैल को। ये अंतिम बैठक है, ये अंतिम बैठक है। तो 22 अप्रैल को अंतिम बैठक हुई। ठीक है, ये देखो 22 अप्रैल को अंतिम बैठक हुई। इस दिन से लेकर, क्योंकि इस दिन समाप्त हो जाएगी, जितने भी सदस्य थे इस दिन शामिल होंगे 22 अप्रैल। उसके बाद मान लो चुनाव हो गया, उसके बाद नई सरकार बनी और 1 जुलाई 2022 को बनी। कब बनी, चलो 29 जून रख लो, 29 जून, अच्छा 29 जुलाई रख लो, ज्यादा टाइम दे दो। ठीक है, आराम से सभा आएगी। 29 जुलाई
2022 को, जून ही रख लो, ठीक, जो भी तुम्हारा मन, जून जुलाई जो भी मन है हम जून रखते हैं, ठीक है। 29 जून 2022 को दूसरी लोकसभा, यानी इसमें जो 24 में इलेक्शन होना था, जिसकी सरकार बनी उसकी लोकसभा का गठन हुआ, फिर दूसरी लोकसभा का गठन हुआ, ठीक है। तो यानी दूसरी सभा हुई, दूसरी लोकसभा, इसका मतलब समझ में आया, दूसरी लोकसभा, ठीक है। वो क्या है, दूसरी लोकसभा का गठन हुआ, ठीक है। क्या हुआ, दूसरी, पहली वाली 22 अप्रैल अंतिम को, यानी जो वर्तमान समय में चल रही है, इसकी अंतिम बैठक कब होती, 22 अप्रैल 2022 को, 2024 को होगी, ठीक है। 22 अप्रैल 2024 को होगी इसकी अंतिम बैठक। उसके बाद इलेक्शन हो जाएगा, कोई नई पार्टी है, ये पुरानी जो भी है उसी की सरकार की, मान लो। लेकिन एक नई लोकसभा का गठन हुआ, तो उस नई लोकसभा के गठन में पहली जो बैठक होगी उसके बीच में, इसमें जो सदस्य चुनकर आएंगे, हो सकता है कुछ रिपीट आए, कुछ रिपीट ना आए, ठीक है। जो रिपीट नहीं आएंगे उनको, उनके लिए ये सदन क्या कहलाता है, लेम डक सत्र, यानी सीधी सी आम भाषा में कहें, वो सदस्य जो वर्तमान लोकसभा से अंतिम बैठक के बाद नई लोकसभा की पहली बैठक के बीच में पुनः निर्वाचित नहीं होते हैं, उनके लिए अंतिम बैठक क्या कहलाती, लेम डक सत्र। लेम डक सत्र, या डक का मतलब गिरना, यानी उनके लिए गिरने का सत्र, यानी उनके गिरने की अंतिम बैठक कह सकते हैं, सीधी सी आम भाषा में कहें तो। वह सदस्य जो एक अंतिम बैठक के बाद नई लोकसभा की बैठक में भाग नहीं लेता है, उसके लिए यह सत्र क्या कहलाता है, लेम डक सत्र कहलाता है, ठीक है। हमने समझाने की कोशिश की, उम्मीद करता हूं आपको समझ भी आया होगा। अगला पॉइंट क्या है हमारा, प्रश्नकाल। तो देखो, भारत में प्रश्नकाल की बात करें तो ये बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है, ठीक है। भारत में प्रश्नकाल की बात करें ये बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है। प्रश्नकाल क्या होता है, प्रायः यह पहला घंटा होता है। जो प्रश्नकाल है ये पहला घंटा होता है। पहले घंटे में क्या होता है, प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न दागे जाते हैं, कई तरीके से बढ़िया प्रश्न दागे जाते हैं। पहला घंटा प्रश्नकाल, ठीक है। ये प्रश्नकाल जो पहला घंटा, इसमें क्या होता है, देखो इसमें 3 प्रकार से पूछे जाते हैं। एक तो तारांकित प्रश्न हो गए, तारांकित, ठीक है, प्रश्न, ठीक है। दूसरे क्या होते हैं, अतारांकित, ठीक, अतारांकित होते हैं प्रश्न। और तीसरे क्या होते हैं, अल्प सूचना प्रश्न, अल्प सूचना प्रश्न। अब ये क्या होते हैं, देखो इनकी खास बातें हमें जाननी है। जो तारांकित प्रश्न होते हैं इसको कैसे उत्तर दिया जाता है, मौखिक दिया जाता है। जो तारांकित प्रश्न होते हैं उसका उत्तर कैसे दिया, तो मौखिक उत्तर दिया जाता है, ठीक है। और किस पर अगर लिख के जो पूछता है वो लिख के किस पर लाता है, तो हरे पेपर पर। ये कैसे लिख के लाता है, हरे पेपर पर लिख के लाता है। पेपर कैसा होता है, तारांकित वाले का हरा पेपर, ठीक है, पेपर। उसके बाद कहते हैं हरा पेपर हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, उसके बाद क्या कहते हैं, हरा पेपर होगा। उसके बाद क्या कहते हैं, तारांकित, बाद अतारांकित आता है। इसको क्या होता है, मुख्यतः लिखित दिया जाता है। क्या दिया जाता है, लिखित दिया जाता है। और इसका जो पेपर होता है, इसका जो पेपर होता है वो कैसा होता है, सफेद पेपर। तो कैसा पेपर होता है, सफेद। यानी जो अतारांकित प्रश्न है इस पर जो आंसर दिया जाता है कैसा, लिखित प्रश्न लिखित दिया जाता है। और इसका जो पेपर होता है सफेद पेपर होता है। उसके बाद अल्प सूचना प्रश्न, इसका मतलब क्या है, 10 दिन पूर्व सूचना देनी है। सूचना देनी, जो भी प्रश्न पूछेगा उसको 10 दिन पूर्व सूचना देनी, जिससे पूछना है, जिस मंत्रालय से पूछना उसको सूचना दो, ठीक है। और ये पूछा किसमें जाता है, हल्का गुलाबी पेपर में वाले प्रश्न पूछे। और इसकी जो भाषा शैली होती है वो कैसी होती है, मौखिक होती है। यानी इसका जो उत्तर दिया जाएगा मौखिक उत्तर दिया जाएगा। लेकिन बात खासियत यह है कि 10 दिन पूर्व सूचना दो। और ये पेपर किस पे होगा, हल्का गुलाबी पेपर में ये वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये वाले क्वेश्चन किसमें, हल्के गुलाबी पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। उसी के बाद एक और इसी में जोड़ लो, एक आता है प्राइवेट प्रश्न। ये प्राइवेट प्रश्न क्या है, इनके बारे में आते हैं। प्राइवेट प्रश्न का मतलब ये है कि वो मंत्री से पूछा जाता है जो कोई सदस्य नहीं, मतलब सदस्य मतलब सीधा मंत्री नहीं। प्राइवेट क्वेश्चन उस व्यक्ति से पूछा जाता है जो कोई सदस्य नहीं है, उससे पूछा जाता है। मान लो जैसे कि मान लो एक सीधा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं,
अभी तो मान लो कैसे एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मान लो सीधा सा मतलब है कोई लोकसभा में सदस्य है, कोई लोकसभा में सदस्य है, परंतु वो किसी मंत्रालय के अधीन नहीं, स्वतंत्र है, एकदम सदस्य, सिर्फ वो सांसद है, उसके पास कोई अधिकार नहीं, किसी भी मंत्री, ना राज्य, ना स्वतंत्र, ना कैबिनेट, कोई मंत्री नहीं। उससे अगर कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भैया बताओ आपके क्षेत्र में इतना विकास कहाँ हुआ, तो उससे अगर पूछा जाता है, वो तेरा कौन सा प्रश्न होता है? प्राइवेट प्रश्न होता है। और ये प्राइवेट जो प्रश्न होता है ये कैसा होता है? हरे रंग का पेपर में पूछे जाते हैं। जो प्राइवेट प्रश्न होते हैं हरे रंग के पेपर में पूछा जाता है। फिर से हम देख लेते हैं, प्रश्न काल जो होता है ये पहला घंटा कहलाता है। जो प्रश्न काल होता है ये पहला घंटा कहलाता है। सत्र का पहला घंटा क्या कहलाता है? प्रश्न काल कहलाता है। उसकी खासियत क्या है? ये 3 प्रकार के होते हैं, तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, अल्प सूचना प्रश्न। तो जो तारांकित प्रश्न होते हैं उसको उत्तर जो दिया जाता है, मौखिक उत्तर दिया जाता है, हरे पेपर में पूछा जाता है। दूसरी बात, जो अतारांकित प्रश्न होते हैं उसका लिखित उत्तर दिया जाता है तथा सफेद पेपर द्वारा पूछा जाता है। तीसरा क्या है? अल्प सूचना प्रश्न। अल्प सूचना प्रश्न मतलब इसकी 10 दिन पूर्व सूचना देनी होगी, जिस भी व्यक्ति से पूछना होगा, जिस मंत्रालय से पूछना होता है उसको सूचना देनी होती, तथा इसको हल्के गुलाबी रंग के पेपर में पूछा जाता है। और इसका जो उत्तर देने की शैली होती है वो कैसी होती है? मौखिक होती है। उसके बाद आता है प्राइवेट प्रश्न। प्राइवेट प्रश्न किससे पूछा जाता है? जो सभा का सदस्य तो है परंतु उसके पास किसी तरह का पद नहीं है, वो ना कोई मंत्री है ना किसी तरह का पद है, तो उस आधार पर उससे कौन पूछे जाने वाले प्रश्न क्या कहते हैं? प्राइवेट प्रश्न कहते हैं। वो हरे रंग के उसमें पूछा जाता है, हरे रंग के पेपर में। सॉरी, ये हरा कहां से हो जाए भाई? हरा तो ये वाला ना, ये पीला होगा भाई। सॉरी गलती होगी साहब, गलती होगी। ये पीला रंग का होगा, ठीक है, ये पीला रंग होगा, ठीक है, क्षमा चाहते हैं कि हरा तो ये, ठीक है। अब समझ में आया? पीले रंग का प्रश्न होगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं। इतनी बात समझ में आई? उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको सभी को समझ में आएगी, ठीक है। चलिए अब चर्चा करते हैं हम शून्यकाल के बारे में। किसके बारे में चर्चा करते हैं? चलिए अब हम बात करते हैं शून्यकाल के बारे में, ठीक है। चलिए अब देखते हैं शून्यकाल। शून्यकाल क्या है? प्रायः शून्यकाल के बारे में चर्चा करते हैं। देखो भाई, शून्यकाल क्या है? जो प्रश्नकाल होता है, प्रश्नकाल, इसके समाप्त होने के तुरंत बाद शून्यकाल समाप्त होता है, जिसको हम कहते हैं 0 आवर, ठीक है। ये शून्यकाल होता है। इस प्रश्नकाल के समाप्त होने के बाद तुरंत का जो समय होता है 0 आवर कहलाता है, ठीक है। 0 आवर कहलाता है। इसको हम कह देते हैं 12 से 1 का टाइम। क्या कह सकते हैं? 12 से 1 का टाइम। देखो कैसे, हमने उस दिन बताया था, पिछले वाले लेक्चर में बताया, हमारे यहाँ जो सदन होता है दो समय में चलता है। 11 से लेकर 1 चलता है, फिर 2 से लेकर 3 तक, सॉरी 1 से लेकर 2 तक क्या चलता है? ब्रेक चलता है इस टाइम पे। फिर उसके बाद 2 से लेकर 6 तक चलता है। ये सदन का टाइम टेनर होता है, ठीक है। तो ये जो पहला वाला घंटा क्या कहलाता है? प्रश्नकाल कहलाता है। अभी बताया ना, पहला घंटा क्या कहलाता है? प्रश्नकाल। पहला घंटा जो हमारा होता है, पहला घंटा ये क्या कहलाता है? प्रश्नकाल। अभी मैंने जस्ट बताया, पहला घंटा प्रश्नकाल, ठीक है, प्रश्नकाल। पहला घंटा अभी मैंने बताया प्रश्नकाल, ठीक है, पहला घंटा प्रश्नकाल। तो दूसरा वाला जो घंटा होगा यानी 12 से 1 के बीच का, यह क्या कहलाता है? शून्यकाल कहलाता है। शून्यकाल। अब इसको याद कैसे करेंगे? तो भैया 12 से लेकर 1 के बीच में जो शुरुआत होती है तो 0 आवर होते हैं ना, कुछ मिनट हो गए, तो वो जो 0 आवर है उसी को हम कहते हैं 0 आवर, भी इंग्लिश में कह देते हैं मेरे भाई। तो याद रख लो, शून्यकाल या 0 आवर, उसकी टाइमिंग क्या होती है? 12 से लेकर 1 के बीच में। अब ये जो शून्यकाल होता है, हम सीधा सा मतलब समझ के आए, प्रश्नकाल के बाद जो घंटा शुरुआत होती है उसको शून्यकाल कहते हैं। और शून्यकाल में कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है, वो उस समय चर्चा में हो या ना हो, अचानक से उठा के पूछा जा सकता है, बिना किसी सूचना के कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। वो क्या कहलाता है? शून्यकाल कहलाता है। और इसकी शुरुआत भारत की ही देन है। और शुरुआत इसकी किसकी है भैया? भारत की देन है। भारत में 1962 से शून्यकाल की शुरुआत हुई। तो भारत में शून्यकाल की शुरुआत कब से हुई मेरे भाई? तो भारत में भाई साहब 1962 से शून्यकाल की शुरुआत हुई। कैसे? समझ में आया कि भारत में शून्यकाल की शुरुआत कब से हुई? 1962 से। कब से? 1962 से। कब से? 1962 से। और बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाने वाला एग्जाम, वनडे एग्जाम में, ठीक है, वनडे एग्जाम में बहुत बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो हमने देखा संसद की भाषा कितनी होती है? प्रायः 2 भाषा होती है, एक हिंदी, एक क्या होती है? अंग्रेजी होती। बताया ये गया था कि 15 सालों बाद
अंग्रेजी को समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि 1963 में क्या था, एक सूचना पत्र आ जाता जिसके तहत क्या पता है अनंत काल तक के लिए बढ़ा दिया गया। उसके बाद हमने देखा मंत्रियों एवं महान्यायवादी का अधिकार। तो मंत्री का अधिकार ये होते चाहे राज्यसभा को चाहे लोकसभा को, दोनों एक दूसरे के सदन में बैठ सकते हैं, लेकिन जब एक दूसरे के सदन में बैठेंगे तो सिर्फ उसी सदन में वोट कर पाएंगे जिस सदन के वो सदस्य हैं। ठीक है, बात करते हैं महान्यायवादी की। तो महान्यायवादी पास दोनों क्षमता होती है, दोनों सदन में बैठेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है, चर्चा करेंगे, कुछ अपने सुझाव दे सकते, परंतु वो किसी भी सदन में वोट नहीं कर सकते, बात खत्म। उसके बाद लेम डक सत्र क्या होता है? लेम डक सत्र वो होता है कि किसी भी किसी भी लोकसभा का अंतिम सत्र तथा दूसरी नई लोकसभा के पहले सत्र के बीच में जो सदस्य चुनकर पुनर्निर्वाचित होकर नहीं जाते हैं, उन सदस्यों के लिए अंतिम सत्र क्या कहलाता है? अंतिम सत्र कहलाता है लेम डक सत्र। डक माने गिरना, यानी उनकी काम खत्म होना। ठीक है, उसके बाद करते हैं प्रश्नकाल। प्रश्नकाल प्राय 3 प्रकार से पूछे जा सकते हैं। तारांकित होता है, अतारांकित होता है, एक अल्प सूचना प्रश्नकाल होता है। ठीक है, तारांकित का मतलब सीधा सा भाषा काम है, जहां जिसको मौखिक उत्तर दिया जा सकता है। किसमें पूछा जाता है? हरे रंग के पेपर में। उसके बाद क्या पूछा है? अतारांकित, उसको किसमें पूछा जाता है? भैया सफेद रंग के पेपर, उसका जो उत्तर होता है लिखित होता है। उसके बाद क्या होता है? अल्प सूचना पत्र काल, ये प्रश्नकाल। ये क्या होता है? 10 दिन पूर्व सूचना दो कि हम इनसे पूछेंगे, ये वाले मंत्रालय से ये वाले क्वेश्चन पूछेंगे, सूचना दे दिया, उसके बाद वो उत्तर देंगे। कि कैसे उत्तर देंगे? मौखिक उत्तर देंगे। और जो पूछा जाता है कैसे? हल्के गुलाबी रंग के पेपर में पूछा जाता है। कौन देगा? वो मंत्रालय देगा। कितने दिन पूर्व सूचना होनी? लगभग 10 दिन पहले दो। ठीक है, ये क्या हो गया? तो अल्प सूचना प्रश्नकाल। उसके बाद आते हैं एक प्राइवेट प्रश्नकाल होता है। वो प्राइवेट प्रश्नकाल क्या? तो प्राय उनसे पूछा जाता है, उन्हीं सदस्यों से पूछा जाता है जो सदन में किसी भी प्रकार के मंत्री नहीं होते हैं, न राज्यसभा के न कैबिनेट होते हैं, न स्वतंत्र होते हैं, न राज्य स्वतंत्र प्रभार, जो भी, न राज्य कोई मंत्री नहीं होते, सिर्फ वो क्या है? सदस्य हैं। उनसे प्रश्न पूछा जाता है। उनसे जब प्रश्न पूछा जाता है तो क्या उसको क्या कहते हैं? प्राइवेट प्रश्न कहते हैं। उसको किसमें दिया जाता है? भैया पीले रंग के प्रश्न उनसे पूछे जाते हैं, पीले रंग के पेपर में उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। बात करता हूँ। उसके बाद हमने एक बात की शून्यकाल। शून्यकाल क्या है? प्रश्नकाल के बाद तुरंत शुरुआत होने वाला घंटा, यानी 12 से 1 का जो समय होता है शून्यकाल कहलाता है। 12 से 1 का समय शून्यकाल कहलाता है। और इस शून्यकाल में क्या होता है भाई साहब? इस शून्यकाल में प्रश्न पूछे जाते हैं, वो कैसे भी हो, किसी भी समय के कहीं से उठा के रख लेते हैं। उसमें कोई सूचना नहीं देनी, कुछ समय में चल रहा हो चाहे ना चल रहा हो तो फिर भी उठा के पूछ लेंगे। ये क्या कहलाता है भैया? शून्यकाल कहलाता है। यही पावर होती है। उम्मीद करता हूँ संसदीय कार्यवाही के साधन है इनका एक छोटा सा संबंध अभी आया। उसके बाद अभी हम प्रस्ताव के बारे में बात करेंगे, कटौती प्रस्ताव क्या है, मोशन क्या है, इन सब के बारे में चर्चा करें अगले लेक्चर में। तो उम्मीद करता हूं कि आज के टॉपिक आपको समझ में आया। अगर अच्छा लगे प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू दोस्तों, बाय, गुड नाइट। पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे। जय हिंद, जय भारत।